तो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंफ्रारेड या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको क्यों पढ़ते हैं, मतलब उसका बेसिक यूज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर एक ऐसा ग्रुप जो करैक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस देता है, हम उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फंक्शनल ग्रुप्स को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे और भी यूज हैं, लेकिन जो इसका मेन यूज है, मेन जो एप्लीकेशन आईआर की, वो है फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन, यानी फंक्शनल ग्रुप को अपन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए अपने को फंक्शनल ग्रुप की करैक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज याद करनी होती हैं। जो दूसरा इसका यूज है वो है कि हम दो कंपाउंड्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि दो कंपाउंड आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों कंपाउंड का आप आईआर स्पेक्ट्रा ले लीजिए। अगर दोनों के आईआर स्पेक्ट्रा बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो दोनों कंपाउंड सेम में। इवन जो हमारे पास एनेंशियोमर्स होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उनकी भी जो पीक्स की इंटेंसिटी है उनमें थोड़ा सा अपने को फर्क देखने को मिलेगा। उन दोनों के जो आईआर स्पेक्ट्रा होंगे, इवन एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स, वो भी क्या होंगे, थोड़े से इंटेंसिटी में डिफरेंस लिए हुए होंगे। अब अपन बात करते हैं जो आईआर रेडिएशंस हैं, वो आईआर रेडिएशंस का की रेंज क्या होती है। तो आईआर रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो है 0.8 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसका 0.8 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक, यानी ये जो वेवलेंथ की रेंज है इसमें होती है आईआर रेडिएशंस। और इन आईआर रेडिएशंस में से भी जो 2.5 से लेकर के 15 माइक्रोन तक का रेंज है, यही अपने सबसे ज्यादा काम में आती है। जब आईआर फ्रीक्वेंसीज को अपन याद करते हैं तो जनरली अपन उनके वेव नंबर याद करते हैं, यानी कितने वेव नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड दे रहा है। तो वेव नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको वेवलेंथ माइक्रोन में दे रखी है, आप 10,000 को उस माइक्रोन वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास सीएम इनवर्स में वेव नंबर आ जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप तो सीधा सा 10,000 के अंदर जो भी आपके पास वेवलेंथ है उसका भाग दीजिए और आपको क्या मिल जाएगी, यहां पर वेव नंबर मिल जाएगी। इसी तरह से अपन यदि 10,000 को 15 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारे पास अप्रोक्स 667 सीएम इनवर्स आता है। यानी 667 सीएम इनवर्स, और मैं थोड़ा सा ब्रॉडली कहूं कि 500 सीएम इनवर्स से लेकर के 4000 सीएम इनवर्स तक का जो रेंज है उसी के अंदर आईआर की कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड से आती है। ये जो शुरू की रेंज है 0.8 माइक्रोन से लेके 2.5 माइक्रोन तक, इसको बोलते हैं नियर आईआर। नियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूवी रीजन के पास में होती है। ये अपने पास मेन आईआर रीजन आ गया। और जो 15 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोन तक का एरिया है, ये जो अपना विजिबल रीजन होता है उससे दूर होता है, इसीलिए क्या कह दिया अपन ने इसको, फार आईआर। तो ये यूवी विजिबल के पास में है, या मैं सीधा सा कहूं कि विजिबल के पास में है, इसलिए नियर आईआर, ये मेन आईआर, और ये यूवी विजिबल या विजिबल से दूर है, इसलिए इसको अपन फार आईआर कहते हैं। अब ये मैंने तरीका यहां पे बता रखा है कि हम माइक्रोन को सीएम इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया, 10,000 डिवाइडेड बाय जो भी माइक्रोन में आपको वेवलेंथ दे रखी है, डिवाइड करते ही आपके पास वेव नंबर में
सीएम इनवर्स की फॉर्म में क्या आ जाएगी अपने पास, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये रिलेशंस आप सब जानते हो। E इक्वल्स टू एच में होता है, नो इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा होता है। सी अपॉन लैम्बडा को अपन 1 अपॉन लैम्बडा को अपन नो बार इनवर्स लिख सकते हैं। ये इधर मैंने रिलेशन बता रखा है, और ये यूवी विजिबल का जो पहला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर ये सारी बातें मैंने दे रखी हैं। वेवलेंथ के बारे में भी मैंने उसमें बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अपने पास कोई भी वेव हो, जैसे ये अपने पास एक वेव जा रही है, किसी भी वेव के 2 कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा अथवा 2 कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, या लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव साइकिल। ये अपने पास एक कंप्लीट वेव साइकिल हो गया, तो जो इसकी लेंथ है वो भी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ को अपन लैम्बडा के द्वारा शो करते हैं, और यूनिट जैसी आवश्यकता है अपने पास नैनोमीटर भी काम में ले लेंगे, एंगस्ट्रॉम भी काम में ले लेंगे, थोड़ा और यदि बड़ी हो जाएगी रेंज तो माइक्रोन भी काम में ले लेंगे। इसी तरह से आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे अपने पास ये एक वेव जा रही है और ये अपन ने एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ध्यान से सुनिए, किसी वेव के पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कुल कितने वेव साइकिल्स गुजरते हैं। जैसे ये अपने पास एक वेव साइकिल हो गया, ये अपने पास दूसरा वेव साइकिल हो गया, तो यहां से ये कितने वेव साइकिल्स इस पॉइंट से 1 सेकंड में गुजरते हैं, उससे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी साइकिल से पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, सिंपल सा मैं कहूं आपको, या हर्ट्ज भी लिखते हैं। इसी तरह से आती है तीसरी टर्म, यहां पे वेव नंबर आएगी। वेव नंबर का मतलब होता है जैसे मान लो ये डिस्टेंस अपने पास 1 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है और इसमें 2 कंप्लीट वेव साइकिल्स हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो हमसे कोई इसका वेव नंबर यदि पूछे तो हम क्या बताएंगे, 2। इसका वेव नंबर कितना आएगा, 2 CM इनवर्स, यानी 2 वेव साइकिल्स हैं प्रति सेंटीमीटर में। हालांकि जो वेव साइकिल्स आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बहुत सारे होते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर, यानी इतनी सी लेंथ के अंदर हमारे पास हजारों में क्या मिलेंगे, इवन कई जगह तो लाखों में क्या मिलेंगे अपने को, वेव साइकिल्स मिलेंगे, यानी बहुत छोटे छोटे मिलते हैं वो इस तरीके से। तो ये अपने पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये वेव नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है यहां से। अब अपन आगे चलते हैं, सोर्सेज ऑफ IR रेडिएशंस, यानी हमारे पास ऐसा क्या सोर्स है जिससे IR रेडिएशंस निकलती हैं। तो 2 सोर्स आपको याद रखने हैं, एक नर्मस फिलामेंट और एक ग्लो बार। तो जो नर्मस फिलामेंट है वो जर्कोनियम, सीरियम, थैलियम, इनका ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, और इसको 1000 से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म करते हैं तो इससे IR रेडिएशंस निकलती हैं। और जो अपने पास ग्लो बार है, जो कि बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड की रोड होती है, उसको भी 1000 से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन गर्म करते हैं तो उससे भी क्या निकलती हैं, IR रेडिएशन से निकलती हैं। अब अपन बात करेंगे मोलेकुलर वाइब्रेशंस के बारे में, कि मोलेकुलर वाइब्रेशन क्या होता है। तो देखिए अपने पास कोई भी मोलिक्यूल हो, चाहे अपने पास जैसे V शेप में कोई मोलिक्यूल हो, तो किसी भी मोलिक्यूल में यदि इसकी बॉन्ड लेंथ अथवा बॉन्ड एंगल, ये जो है ये बॉन्ड एंगल हो गया अपने पास, किसी भी मोलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ अथवा बॉन्ड एंगल में रिदमेटिक चेंज आ रहा है, रिदम में चेंज आ रहा है अपने पास, यानी लगातार ये बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा हो रही है, या ये जो बॉन्ड एंगल वो कम ज्यादा हो रहा है अपने पास, तो हम इसे कहते हैं मोलेकुलर वाइब्रेशन। यानी मोलेकुलर वाइब्रेशन में याद रखना 2 चीजें होंगी, या तो बॉन्ड लेंथ में
चेंज आएगा या फिर बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा अपने पास। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में जो चेंज आता है उसी के आधार पर इसको दो भागों में बांट रखा है। यदि अपने पास बॉन्ड लेंथ में चेंज आ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा हो रही है, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, उसे हम कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और यदि उसके बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है रिदम में, तो बॉन्ड एंगल में यदि चेंज आ रहा है तो हम उसे कहेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन या डिफॉर्मेशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो स्ट्रेचिंग का मतलब हो गया हम किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं एक तरह से। तो यदि अपने पास स्ट्रेचिंग हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, एक रिदम में हो रही है, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, यानी उसमें बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा। और ये अपने पास बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। अब जो अपने पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, इसको दो भागों में बांट रखा है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो देखिए, ये मान लीजिए अपने पास वाटर मॉलिक्यूल है वी शेप में। अगर ये दोनों बॉन्ड लेंथ, ये ऑक्सीजन हो गया, ये H और ये H, अगर ये दोनों बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़ रही हो और एक साथ घट रही हो, यानी एक साथ स्ट्रेचिंग हो रही हो या कंप्रेशन हो रहा हो अपने पास यूं, तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और बाय द वे ये बॉन्ड लेंथ तो घट रही हो और ये बॉन्ड लेंथ बढ़ रही हो, या ये घट रही हो और ये बॉन्ड लेंथ बढ़ रही हो, यानी दोनों में एक में बॉन्ड लेंथ बढ़ रही हो और एक में घट रही हो, तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और ये जो दोनों वाइब्रेशंस हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में कपल्ड वाइब्रेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अपने पास दोनों बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़ रही हो या घट रही हो, अर्थात सिमेट्रिक हो जाएगा। एक बॉन्ड लेंथ बढ़ रही हो और एक घट रही हो तो एसिमेट्रिक हो जाएगा, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल में हमारे को कपल्ड वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस की। तो देखो, जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं उसमें तो अपने को पता ही है कि बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। अब बॉन्ड एंगल में चेंज किस किस प्रकार से होता है, उसके आधार पे इसको चार भागों में बांट रखा है: सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। एक बार वापस से नाम याद कर ले। सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, वैगिंग बेंडिंग वाइब्रेशन और ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। अब इन चारों में क्या होता है, तो सबसे पहले सीजरिंग की बात करते हैं अपन, कि जैसे मान लो ये अपने पास वाटर मॉलिक्यूल है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो इस प्रकार से चेंज हो रहा हो, यानी दोनों बॉन्ड कैंची नुमा गति करो, मोशन लाइक सीजर्स, तो हम इसे कहेंगे सीजरिंग। अब सीजरिंग में जैसे मान लो ये अपने पास कोई एक प्लेन है, कागज की प्लेन मान लें, तो इसी के अंदर ये इस तरह से वाइब्रेशन करेंगे, इस तरह से वाइब्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सीजरिंग है और इन द प्लेन वाइब्रेशन है, ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं है, क्योंकि ये जो कागज की प्लेन है इसी के अंदर ये वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये इन द प्लेन वाइब्रेशन हो गया अपने पास। कौन सा? सीजरिंग। और इसमें क्या, जो बॉन्ड्स है वो सीजर्स लाइक मोशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपन रोकिंग की। रोक डांस का नाम आपने सुना ही होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो रोकिंग डांस करते हैं एक तरह से, यानी जैसे ये कागज की प्लेन है तो ये दोनों बॉन्ड, यहां कोई और बॉन्ड निकला हुआ है, इसको आप ऊपर मान लीजिए, कोई और बॉन्ड निकला है तो उसको नीचे मान लीजिए, यानी इधर भी कोई बॉन्ड हो सकता है, इधर कोई बॉन्ड हो सकता है, इधर हो सकता है। हम तो इन दो की बात कर रहे हैं। तो यदि ये कागज की प्लेन है और इस कागज की प्लेन में ही ये दोनों बॉन्ड इस तरह से जा रहे हो, इसका मतलब इन द प्लेन है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन किसी अन्य बॉन्ड के साथ जो इनका बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है, अपने पास चेंज हो रहा है। तो इसके हम कहते हैं रोकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। तो रोकिंग में क्या होता है, इन द प्लेन वाइब्रेशन ही है,
लेकिन जो प्लेन के अंदर दो बॉन्ड मूवमेंट कर रहे हैं उनका तो आपस में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, लेकिन अन्य कोई बॉन्ड है जो कि वाटर मॉलिक्यूल में नहीं होगा। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में क्या नहीं होगा, रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन नहीं होंगे, लेकिन मीथेन में हो सकते हैं। तो इस तरह से जो मोशन होगा अपने पास ये होगा रॉकिंग वाइब्रेशन। अब अपन बात करते हैं वैगिंग बेंडिंग वाइब्रेशन की। तो देखो वैगिंग के अंदर क्या होता है अपने पास, ये कागज की प्लेन मान लीजिए, ये कोई दो बॉन्ड मान लीजिए, इन दोनों बॉन्ड का बॉन्ड एंगल चेंज नहीं करना है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड इस तरीके से मूवमेंट यदि करें, यानी यहां कोई बॉन्ड हो उसके साथ इसका क्या हो जाए बॉन्ड एंगल चेंज, जैसे ये ऐसे जाते बॉन्ड एंगल कम हो गया, ये ऐसे जाते बॉन्ड एंगल बढ़ गया, तो अन्य बॉन्ड के साथ जो इनका बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है, इनका चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अन्य बॉन्ड के साथ जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास वैगिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। जैसे आपने कॉकरोच को कई बार देखा होगा कि उसके दो आगे की तरफ एंटीना निकले होते हैं और वो दोनों एंटीनाओं का इस तरीके से करता है, तो अपने दोनों एंटीना को वो इस तरीके से करता है कॉकरोच, इसका मतलब वो आपको पास नहीं बुला रहा, वो कौन सा वाइब्रेशन है उसके अंदर, कौन सा बेंडिंग वाइब्रेशन है, वैगिंग वाला। और वही कॉकरोच यदि इन दोनों एंटीना को